नमस्कार, फ़कीर मोहन विश्वविद्यालय के परिचय कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं, उनके लिए बहुत लोग यही कहते हैं, यहाँ बलराम, वहाँ बलराम, जहाँ देखो वहाँ बलराम। जी हाँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार बलराम जी आज स्टूडियो में हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। खुशी तो हो रहा है, अभिभूत और बिल्कुल चमत्कृत हूँ मैं, आपकी ये सारी जो रचनाएँ हैं, उनके बारे में जान के, आपकी जो पूरी यात्रा है, उसके बारे में सुन के और मैं यही चाहा है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, परिचय नाम का ये कार्यक्रम है, वो आपसे परिचित हों, परिचित तो हैं बट और ज़्यादा आपको जान पाएँ। तो बलराम जी, आपका जो बचपन रहा, क्या वो भी साहित्यिक रहा? क्या आपके घर में भी साहित्यकार थे, पुस्तकों से भरा हुआ घर था या ये रुचि कहाँ से आई? मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था। मेरे माता-पिता पढ़े लिखे नहीं थे। जी। और मेरे पिता की बुआ के बच्चे नहीं थे, तो मुझे उनकी बुआ के घर भेज दिया गया। वहाँ भी किताबें नहीं थीं, मगर पड़ोस में एक मास्टर जी थे, एमए करके मास्टर लग गए थे, टीचर थे वो। तो उनकी एमए तक की जो किताबें हैं, वो 10वीं 11वीं 12वीं का स्टूडेंट रहते, एमए तक की किताबें मैं पढ़ गया था। उस पढ़ने से कहीं भीतर में पढ़ते-पढ़ते आप कहते हैं कि आजकल क्या लिख पढ़ रहे हो? तो आपको पढ़ना है, लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते। तो वो किताबें पढ़ते-पढ़ते भीतर में वो जागृति हुई कि फिर हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमसे एक दिन अपने सारे स्टूडेंट से पूछा कि सब लोग लिख के बताओ कि कौन क्या बनेगा, कैसा बनेगा। तो सारे बच्चों ने लिख के बता दिया कि मैं नेहरू जैसा बनूंगा, मैं पटेल जैसा बनूंगा, मैं गांधी जैसा बनूंगा, मैं भगत सिंह जैसा बनूंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बता पाया। तो टीचर ने कहा तुम कुछ नहीं बनोगे? उनका बनूंगा तो, लेकिन सोचा नहीं अभी। तो उस दिन जवाब नहीं दे पाया। बारिश का मौसम था, घर में कुछ किताबें होती नहीं थी, मतलब स्कूल की, कॉलेज की किताब, स्कूल की। तो रद्दी वाले से एक किताब हमने कहा मुझे दे दे, वो पाठ्यक्रम की किताब रही होगी। उसने मुझे दे दी। उसकी पन्ने पढ़ रहा था, कुंभा का स्वाभिमान। ये मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैथिली शरण गुप्त की कविता थी कुंभा का स्वाभिमान। वो उसमें लेखक का परिचय लिखा हुआ था, आप राष्ट्रीय कवि हैं। इतना पढ़ते ही मेरे मुंह से आप राष्ट्रीय कवि, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि बनूं। तो जो लेखक बनने का ख्वाब शुरू हुआ, वो टीचर ने जो पूछा तुम बनोगे क्या, तो वहाँ तो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का परिचय, जो राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं वो, हिंदी में उनको, तो उनका परिचय पढ़ के मुंह से निकल गया मैं ये बनूंगा। तो उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। तो स्कूली समय से, स्कूल के ही समय से आपने लिखना शुरू कर दिया था, पढ़ना तो उससे पहले ही शुरू कर दिया था। तो आपने पहले जो रचना लिखी, पहली जो पुस्तक लिखी या कविता लिखी, जो बहुत लोगों ने पसंद किया या लोगों में चर्चा का विषय बना रहा, वो क्या कौन-सी थी? देखिए, जो पहली मैंने एक तो ये कि मैंने सोचा मुझे बनना है, मगर क्या बनना है कि कवि बनना है। और कवि के साथ कहानियाँ और लिख के अपने उस क्लास में, मैं 10th में स्टूडेंट था, तो मेरे साथ एक लड़की थी, सलमा उसका नाम था। तो बच्चों में हो ही जाता है कुछ, बिल्कुल। होता है, सब में होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। तो आपस में ऐसे कागज़ में कुछ लिख के दे दिया कर, तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूं, ये सवाल कैसे होगा। इतना थकता होते होते धीरे धीरे कुछ कुछ हो गया। अच्छी थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उससे सुंदर स्त्री लड़की मैंने दुनिया में कोई देखी नहीं। वो कहीं हो, आज सुन रही हो तो वो भी चमत्कृत रह जाएंगी। इतनी सुंदर कोई लड़की। इसी बात पे सर चाय भी मंगवाया है हमने, हम बातचीत के दौरान लेते रहेंगे। जी। तो वो सुंदरता
एक गुण है लड़की का, लेकिन वो उसके पास बात करने का माधुर्य जो था बात करने का, कि मतलब मीठा मीठा बोलती थी कि जो बात करे अच्छा लगता था। कम बात करती थी। कारण ये था कि उस ज़माने में लड़के लड़कियों के बोलने चालने और जरा से में आरोप लग जाते थे, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा, बवाल हो जाते थे। तो हम सीधे सीधे कुछ कर नहीं सकते थे, बातचीत भी बहुत कम कर पाते थे। तो एक टीचर ने, मैंने कहानी लिखी स्कूल के लिए, दी उसको, यूं फेंक दी उसने, तुम कहानीकार बनोगे, गांव में खेती बाड़ी करो, तुम्हारे बस का नहीं लिखना पढ़ना। तो एक टीचर ने ऐसे मेरी कहानी फेंकी, उधर से दूसरा टीचर आ रहा था, उसने ऊपर पकड़ लिया और मेरे सिर पे हाथ रखा, तुम कहानीकार ज़रूर बनोगे। अच्छा। तो कवि कहाँ बनना था और कहाँ कहानीकार। एक टीचर ने अपमान किया, दूसरे टीचर ने मुझे निर्मल नाम दिया, उससे प्रेम नारायण निर्मल नाम से लिखना शुरू किया। पहली कहानी प्रेम नारायण निर्मल के नाम से छप गई। वो लड़की कुछ कुछ था जैसे, तो मैंने लिख के 2 कागज़ 3 शब्द दे दिए कागज़ में रख के। अगले दिन उसी कागज़ पे उसने कुछ लिख के, उसने खुल्लम खुल्ला हाथ कागज़ बढ़ा दिया और मैं कागज़ पकड़ पाऊँ कि पीछे से वो जिन्होंने मेरी कहानी फेंक दी थी टीचर, झपट्टा मार के कागज़ छीन लिया। अच्छा। और उसके अब्बा हुजूर के पास पहुंचा। वो वाइस प्रिंसिपल थे। अब लगा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, लगता था अब तो इस स्कूल से कॉलेज से निकाल ही दिया जाऊंगा। रात रात परेशान रहता था। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपने घर बुलाया, उस लड़की को बुलाया, मेरे से पूछा ये तुमने लिखा? हमने कहा जी। प्यार तो पक्का छाती तान के होता, बचपन में तो ज़्यादा ही पक्का सच्चा होता प्रेम। उससे पूछा ये तुमने लिखा? उसने कहा जी। उसने भी स्वीकार कर लिया कि हम दोनों प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम तो तब पता लगेगा, मैं तुम लोगों के लिए एक शर्त लगाता हूँ, अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो उस शर्त का पालन करोगे, नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। हमने कहा बताइए। बोले MA क्लास तक फर्स्ट क्लास लाओगे तुम दोनों, जब MA में फर्स्ट क्लास ले आओगे तो हम शादी कर देंगे तुम दोनों की। अभी तो गांव में रहोगे, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा, अभी क्या खाओगे क्या कहूँ, शादी कर भी दूं, क्या करोगे तुम? प्रेम अगर करते हो तो MA तक फर्स्ट क्लास लेके आओ, हम शादी कर देंगे, तुम्हें प्रोफेसर लगा देंगे, कुछ कर देंगे। उससे पूछा तेरे को शर्त मंजूर? उसने कहा जी। मेरे से पूछा तुम्हें शर्त मंजूर? हमने कहा जी। उसके बाद से हम लोगों का, तुम लोग न मिलोगे न चिट्ठी लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, पढ़ के MA तक फर्स्ट क्लास लाओ, हम शादी कर देंगे। बहरहाल वो कहानी वहीं रुक गई। हम कानपुर चले आए, वो वहीं कॉलेज रह गई, देहात का कॉलेज था। लेकिन लिखना है, कहानीकार बनना है और कुछ बन के दिखाना है, MA तक फर्स्ट क्लास लाना है, ताकि हमारी इस लड़की से शादी हो जाए। प्रेम इतना ही छोटा सा 1-1.5 साल 2 साल का, जिसको प्रेम भी क्या कहें, बच्चों में होता है, बच्चे ही थे उस समय। जी। तो ये बात मैंने अपनी किताब है माफ़ करना यार, उसमें लिखा है। तो आप ये जैसे बहुत लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि जो रचना लिखते हैं, जो रचना करते हैं, वो कहीं न कहीं जीवन के अनुभव से ही उसको लेकर के आते हैं, जो भी लिखते हैं। ये सच है मेरे ख्याल से। वो कहानी जो फेंकी गई थी, वो इसी प्रेम की कहानी थी कि एक लड़की है, एक लड़का है, और लड़की का पिता अमीर है, लड़का गरीब है, और फिर लड़का पढ़ते पढ़ते MA तक चला जाता है। लड़की उससे प्रेम का अनुरोध करती है, वो कहता मैं गरीब आदमी, तुम्हें कैसे रख पाऊंगा, मैंने तुम्हारे साथ शादी सफल नहीं होगी। तो वो कहानी लिखी थी जो उस टीचर ने फेंक दी थी। तो लड़की कहीं इसके पीछे वो लड़की ही थी जो मतलब मैं कहानी लिखूं, ये करूं, मैंने प्रेरणा लड़की ही थी कि मैं बड़ा कहानीकार बनूं। लेकिन वो शर्त MA तक फर्स्ट क्लास लाने वाली, मैं तो फर्स्ट क्लास हाई स्कूल में ले आया,
वो थर्ड क्लास ले आई। ओहो वही टूट गई। वही टूट प्रेम कहानी भी है, मेरे कहानीकार बनने की कहानी भी है, जी और एक अधूरी प्रेम कहानी कही है जी कि लोग किताब पढ़ते हैं, कहानी तो अधूरी वहां रह गई, लेकिन जो रचनाएं आपने उसके बाद उसके की बाद तो किया। मैं साइंस का स्टूडेंट था, जी कानपुर आ गया इंटर कॉलेज में, जी मगर थर्ड क्लास में लाया इंटर में। अच्छा वो हाई स्कूल में थर्ड क्लास लाई, हम इंटर में तो शर्त हम फर्स्ट क्लास लाने वाली। तो ना मेरी हिम्मत उस लड़की से मिलने की कभी हुई, ना उसने कभी कोई कोशिश की। तब तो किताब में लोग पूछते सलमा का क्या हुआ कहाँ गई है कहते बात है। आपने बेवकूफ़ बनाया हमको, जी। इसके चक्कर में हम पूरी किताब पढ़ गए कि सलमा आगे मिलेगी, प्रेम कहानी बड़ा होगा, मगर लोगों का उसमें तो आपने लिखा ही नहीं। तो आपने इंटर जैसे उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन आपका था वो हिंदी में था, हिंदी हिंदी भाषा मैं, आपने लिया। हिंदी भी नहीं, मेरे साथ था हिंदी थी, अंग्रेजी थी, आर्ट्स थी, साइकोलॉजी थी। जी 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 तो मतलब साइकोलॉजी से आगे पढ़ूंगा ये इरादा था। एमए में साइकोलॉजी लिया भी, पर छूट गई, फिर हिंदी से एमए कर ली। हिंदी से कर लिया। तो ये साहित्य की शुरुआत तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है उसके साथ ही ये जुड़ी रही, सेम सब्जेक्ट रहा, अपने आप हो गया। टीचर ने प्रेरित किया, बनोगे क्या, जी उस लड़की ने मतलब प्रेरित किया भीतर से कुछ बनना है। जी। तो ये तो जैसे साहित्य की बात हुई, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रहे आप, जो नव भारत से लेकर के आपने जो धर्मयुग के संपादक की आप बात कर रहे थे कि जी, आपको भारती जी मैं सारिका में संपादक मंडल में आया। जी धर्मियों कहानी छपी थी, जी जी बम्बई से छपती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो अनायास ही हुआ, पत्रकारिता से जो जुड़ाव है वो ऐसे ही कहानी लिखना तो शुरू हो गया था, जी और वो जारी रहा, पढ़ाई भी जारी रही, जी और लिखते लिखते ये कहानी शिक्षा काल उसका नाम था। एक स्टूडेंट किन हालात में शिक्षा प्राप्त करता है, कठिन जीवन एक बच्चे का वो था, वो कहानी धर्म में छप गई। अच्छा तो वो आज के मालिक ने पढ़ा, परिचय लगा था, फोटो लगा था, बढ़िया अच्छा, सॉरी, अच्छा सा फोटो परिचय लगा था। उनकी पत्नी ने भी पढ़ी, उनका लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको तुम अपने यहाँ रख लो। वो कहानी किसकी थी? आप ही की कहानी थी कि आपकी खुद की कहानी? मेरी कहानी पढ़ के सबसे पहले सच तो ये कि मालकिन ने पढ़ी, फिर उसने मालिक को पढ़ाई, फिर मालिक ने मुझे नौकरी दे दी, जी जी और ये अनायास हो गया। जैसे मैं आपके यहाँ पुरस्कार लेने आया था, जी और आपके सर ने जी मुझको यहाँ का बासिंदा बना लिया। जी 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 जो देख रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि किसने बुलाया, कौन सा पुरस्कार। तो हम बता दें हमारे जो आज अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज स्थापना दिवस है हमारे फकीर मोहन विश्वविद्यालय का, और 28वां स्थापना दिवस है। और आज हमने फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेट किया, मनाया, उसमें हमने सर को, हमारे अतिथि हैं, और इस पूरे कार्यक्रम में सर को पुरस्कृत किया गया उनके काम को सराहते हुए। और एक हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर ने ये प्रस्ताव रखा कि सर हमारे यहाँ जुड़े रहेंगे, और फकीर मोहन सेनापति जी का जो पूरा एक काम है, जो जीवनी है, और जो उनकी पूरी उड़िया भाषा में जो उनके काम को सर उसको हिंदी में ट्रांसलेशन दूसरी भाषाओं में भी ले जाएं, जी जी अनुवाद के जरिए। जी। और उससे जुड़े हुए एक आप प्रसंग बता रहे थे कि दिल्ली में जब आपने ढूंढने की कोशिश की कि फकीर मोहन सेनापति जी के ऊपर किताबें नहीं हैं, तो ये बड़ा हम आपका साधुवाद करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं अपने इस कार्यक्रम में भी। तो ये खैर हमारी जो बात हो रही थी कि मालकिन ने पढ़ा, मालिक को पढ़ाया, और फिर आपकी जो कहानी थी नौकरी लग गई, ये आज में दैनिक आज में जी। तो आज से फिर वो मैंने आपको बताया, मैं दिल्ली आया जी सारिका के संपादक से मिला, मिलने के लिए मिला, तो उन्होंने हमारे यहाँ जगह निकली, तुमने भरा नहीं फार्म? जी उनका मैं कानपुर का, दिल्ली में मेरा कौन है? बोले कौन नहीं चलता, इम्तहान दो, पास हो जाओगे, चुन लिए जाओगे। जी फिर तुरंत ही हमने फार्म भर के दिया, और 1-2 महीने के बाद इम्तहान हुए। अज्ञे का नाम सुना हो? जी जी बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी। नहीं, वो निराला दूसरे हैं। अज्ञे अभी नवभारत टाइम्स के एडिटर भी वो रहे, अच्छा उस समय एडिटर थे, उन्होंने परीक्षा ली, और उस परीक्षा में 40 लोगों में टॉप कर गया मैं, और इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में टॉप कर गया, और मेरा अपॉइंटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी 3 साल कानपुर में,
आज मैं उसके बाद मैं दिल्ली आ गया सारिका में उप संपादक होकर। जी जी 6 साल वहाँ रहा। उसके बाद जब वो मासिक हो गई तो 2 आदमी को वहाँ से स्पेयर होना था, टाइम्स में इधर-उधर जाना था, तो मैंने कहा मैं नवारा टाइम्स जाऊँगा। 15 साल 16 साल नवारा टाइम्स में रहा, फिर लोकायत का एडिटर हो गया। उसके बाद ये पत्रिका आपको अभी देखी, समकालीन भारतीय साहित्य का समकालीन जी 24 भाषाओं की पत्रिका है। जी जी इसको भी हम दिखाना चाहेंगे सबको। ये किताब है समकालीन भारतीय साहित्य और साहित्य अकादमी की ये द्वैमासिक पत्रिका है और ये मई जून 2026 का ये अंक है और इसके जो अतिथि संपादक हैं वो हमारे बलराम जी हैं। तो यही किताब दिखा रहे थे हम जब ये कार्यक्रम शुरू किए उससे जस्ट पहले। जी जी तो ये इस तरीके से आप पत्रकार भी बन गए और खूब लिखा। जी, कहानीकार कहानियाँ लिखते रहे, जी पत्रकारिता करते रहे जी और किताबें भी संपादित करते जी रहे। जी और किताबें भी ऐसी संपादित की हैं कि हिंदी में उतनी बड़ी संपादित किताब किसी की भी नहीं। जी 11,000 पेज, जी मसलन प्रेमचंद रचनावली जी जी 11,000 पेज की, जिसका मैं संपादक जी जी क्या बात है। हूँ। और विश्व लघु कथा कोश 50 भाषाओं का अनुवाद है, 2,500 पेज की किताब है। जी तो संपादन के भी बड़े-बड़े काम किए, छोटे काम कभी नहीं किए। न जीवन में छोटे काम किए, न संपादन में। ऊपर देखा, भगवान को, ईश्वर को देखा, मुझे ताकत दी, बड़े-बड़े काम मैं कर सकूं। और त्रिपाठी सर ने संभवतः मेरी उसी काबिलियत योग्यता को ध्यान में रख के उन्हें लगा कि फ़कीर मोहन सेनापति का साहित्य हिंदी और हिंदी से फिर और भारतीय भाषाओं में बलराम जी पहुंचा देंगे। मुझे अच्छा लगेगा, आपके विश्वविद्यालय से जुड़ूंगा। और नहीं, इसमें एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो कुलपति हैं अभी वो बहुत एक विज़नरी हैं, मतलब बहुत दूर तक की सोचते हैं और जर्नलिज़्म का भी जो पाठ्यक्रम है क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, तो एक थियोरेटिकल रूप में चल रहा था लेकिन सर का ही था कि जिस तरीके से ऐसे स्टूडियो हो, सारे इक्विपमेंट्स हो और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो। हमेशा कहते हैं कि करके देखो और करते-करते सीखने में जो आप दक्षता प्राप्त करोगे वो एक अलग ही करके ही आता है, जी, जी। कुछ भी करके ही जी, आता है। जी, जी। तो अभी जैसे पढ़ रही थी मैं वहाँ पे यहाँ बलराम, वहाँ बलराम, हर जगह बलराम, तो यत्र तत्र सर्वत्र ये जो एक पूरी वो ये ये कैसे? असल में मैं ये 75 जी, में हूँ मैं, जी, तो पूरे देश में मैं तो 24 भाषाओं का काम देखता हूँ। जी। तो सारे लेखक पूरे देश में, सारी भारतीय भाषाओं में, उन सबको लगता है बलराम 75 के हैं तो कुछ इनका पुरस्कार मान सम्मान दिया जाए। तो वो पूरे देश के लेवल पर फंक्शन चल रहे हैं। चंबा में हिमाचल में हुआ, चंडीगढ़ में, हरियाणा पंजाब में, और फगवाड़ा यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते रहा मैं। महाराष्ट्र गया तो 3 कार्यक्रम वहाँ हुए। लेखकों का कहानी समारोह था तो 75 के बलराम पहला सत्र बलराम के ऊपर कर दिया गया। तो एक मित्र थे दामोदर खड़से, नाम सुना, मराठी के बड़े लेखक हैं। तो उन्होंने कहा बलराम जी 75 के, तो नीचे कई बच्चे खड़े हो गए, 75 के तो लग नहीं रहे कहीं से भी। नहीं, 75 के तो आप नहीं लग रहे हैं। और तो बच्चे खड़े हो गए, लड़कियां खड़ी हो गई। इन कॉलेज में, नानावती कॉलेज, बड़ा कॉलेज बॉम्बे का, वहाँ। तो उन दोस्त ने तुरंत कहा कि इनके एक गाल पे 75 लिखा है, दूसरे पे 57 लिखा है। आप जिसको मानना हो वो आप मान लीजिए। 5 मान लो चाहे 57 मान लो। तो बलराम जी का करेक्टर 57 वाला भी है और 75 वाला। काम करते हैं 75 के हो जाते हैं और जीवन जीते हैं 57 के हो जाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, 61 स्वीट 16 जो हम कहते हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि फ़कीर मोहन सेनापति के ऊपर एक बड़ा काम आप करने का आपने ठाना, संकल्प लिया आज सुबह। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश भर में जो ऐसे कई भाषाएँ हैं, जिसमें ऐसी-ऐसी रचनाएँ हैं, ऐसे-ऐसे लेखक हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग उनको जान नहीं पाते या राष्ट्रीय स्तर पे वो उनके कामों को हम सराह नहीं पाते। तो पाठ्यक्रम की आपने बात की, एनसीईआरटी की आपने बात की, तो कहीं हम उसको उन लोगों को, उनके कामों को एनसीईआरटी के थ्रू, अपने पाठ्यक्रमों के थ्रू लोगों तक, बच्चों तक
पहुंचाने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल। विजनरी है ये कि पूरे देश के लेखकों को हम पूरे देश के पाठकों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। वही एक पाठ्यक्रम बना है, चल रहा है, 100 साल 50 साल से वही चल रहा है। परिवर्तन चाहिए। नई सरकार के मन में ऐसा कुछ चल भी रहा, बातचीत होती रहती कि फकीर मोहन सेनापति को तो यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल सारे देश के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। वो अपने तुलसी सूर कबीर को बस उतने पढ़ा रहे हैं। तो ये एक नया विज़न है। हो सकता है, मैं एनसीईआरटी में था, मीटिंग्स में कहता था, पाठ्यक्रम में बदलने की कोशिश धीरे धीरे की। मैं 35 साल था वहाँ, कल्पना करो। मैं इकलौता था जो वहाँ बैठ गया तो बैठ गया। दूसरे आते थे, 3 लोग होते थे। नामवर सिंह भी उसमें, पुरुषोत्तम अग्रवाल जो लोकसभा आयोग के मेंबर, नामवर सिंह जेएनयू के जो वो, हाँ, तो कभी नामवर जी, कभी वो कभी वो। मैं अपनी जगह, मुझे कभी किसी ने नियम बदला नहीं। कई बार सोचता हूँ ऐसा क्या है मुझ में कि मुझे कोई हटाता नहीं। मैं भाग खड़ा होता हूँ जब लगा आप भागो यहाँ से, बहुत देर होगी। काशीनाथ सिंह भी उसमें नहीं थे? नहीं, काशीनाथ उसमें नहीं थे। हमने उसमें ज्ञान रंजन की, बड़े बड़े लोगों की, कामतानाथ की, तो हमने जोड़ा वहाँ। लेकिन अब बच्चों, छोटी किताब होती, ज़्यादा आप न बदल हटा भी नहीं सकते कि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास को नहीं हटा सकते। तो एक को कैसे जोड़ें या इवन देन एक कहानी या बिहार के दशरथ मांझी की पत्नी, उसकी पानी लेने जाती थी, वो गिर पड़ी, पूरा पहाड़ ही उन्हें पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। तो ऐसी चीज़ें हमने पाठ्यक्रम में जोड़ी। मगर छोटे लेवल 12वीं तक के बच्चों का पाठ्यक्रम था। तो होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में अपनी भाषा का एक हिस्सा हो, आधे हिस्से में पूरे देश के बड़े बड़े लेखक जोड़ के हम शुरू से पूरे राष्ट्र को 24 भाषाओं के बंधन में बांधें। ये नई शिक्षा नीति होनी चाहिए। सिर्फ अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। अपनी भाषा पढ़ाइए, वो आपका आधार है। पहले अपनी भाषा दीजिए, लेकिन और भाषाओं के लेखक अनुवाद करके लाइए, जोड़िए, ताकि हमारे बच्चे पूरे देश को देख सकें। भारत दिखाई पड़े पाठ्यक्रम में, वो नहीं है। देखते हैं आगे हमारे बस में कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा अपन कोई भी हम में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा फेंकते हैं तो पानी हिलता है। तो बस हिलाने की कोशिश जीवन भर की कि ये इतना है, इतना करो, इतना करो। बच्चे हैं, पढ़ जाएंगे, सब पढ़ जाएंगे, टाइम है उनके पास, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं होता। हमने किताबें अभी कुछ 5-6 किताबें MA BSc भी काम की, तैयार की, यूनिवर्सिटीज़ में लगी हुई, पढ़ाई जा रही। तो एक क्लास से लेके MA तक मैं पाठ्यक्रम में हूँ। तो वो हमारा अपना हिस्सा एजुकेशन का है। पत्रकार कानपुर के लेवल से चल के 24 भाषाओं के संपादक तक काम, मैंने बड़ा से बड़ा, वही ये काम भी बहुत बड़ा होगा अगर फकीर मोहन सेनापति की संपूर्ण रचनावली हिंदी में कर पाया। उनकी जीवनी जैसी वो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की लिख पाया, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ काम किया है। तो आपके सबसे पसंदीदा लेखक कौन है, अगर हम बात कविताओं की करें और हिंदी भाषा की करें? देखिए, मैं कवि हूँ नहीं। अच्छा। तो शुरुआत में कविताएं पढ़ी ज़रूर, और तो साहित्यकार कहें, पसंदीदा साहित्यकार अगर कहें, हिंदी साहित्य के सबसे आप पसंद करते हैं जिनको पढ़ना? ऐसा कोई नहीं है, एक नहीं है, अनेक हैं। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ प्रेमचंद जी में क्या, प्रेमचंद में क्या अच्छा है? प्रेमचंद ने सीधी सरल सच्ची बात में सच्ची सच्ची बात बता दी। और हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनमें दिनकर भी इसी तरह के कवि हैं कि सीधी सीधी कहा, जनता को दिल में कहानी, कविता पहुंच जाए। वो कोई भी राइटर हो, बड़ा लेखक हो, जो जनता को सीधे सीधे पहुंचा दे। और मुख्य चीज़ क्या है कि तरह तरह के लोग बहुत कुछ लिखते हैं। अभी बोसेविक सिंगर एक राइटर है, नोबेल प्राइज विनर, उसने पढ़ रहा था उसको, उसने कहा कि साहित्य क्या है? आत्मा का, इसका नहीं, आत्मा का मनोरंजन। ये सस्ता मनोरंजन तो दिमाग को
दिल को छूने वाला, आत्मा का मनोरंजन सच्चा साहित्य वो है जो आत्मा को छूए, जो आत्मा को, जी बिल्कुल। आत्मा को जाएगा तो दिल को, दिमाग को बदलेगा, परिवर्तन का आदमी की सोच में परिवर्तन ले आए, वो बड़ा साहित्य होता है। जी जी प्रेमचंद ने अपने साहित्य से वो परिवर्तन लाने की कोशिश की कि वो जहाँ हिंदी साहित्य था उसको आगे लेके आ गए। तो प्रेमचंद बड़े हैं, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु वो अपने आगे के समय में, तो रेणु गांव को, लोकेल को, मान लीजिए बालेश्वर में कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, तो वो यहाँ किस भाषा में बात करेगा, तो वो अपने डायलेक्ट में बात करेगा। तो वो डायलेक्ट को कम से कम, ये जो पूरी ओडिया भाषा है, तो यहाँ बड़े इलाके लंबे चौड़े, थोड़ा थोड़ा अंतर ओडिया भाषा में अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो जिस इलाके की, जिस जिले की कहानी उस डायलेक्ट के डायलॉग्स उसमें आएंगे तो लगेगा ये वहाँ की कहानी है। लोकल होके आप जी ग्लोबल हो सकते हैं। ग्लोबल हो सकते हैं। जी यही है कि वो डायलेक्ट वहाँ की, जी बस्तर का अगर है तो हल्बी भतरी गोंडी में डायलॉग उनके आएंगे, थोड़े से, थोड़े समझ में आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे, नीचे अर्थ लिख दीजिए इसका अर्थ क्या है। जी तो ये काम फणीश्वरनाथ रेणु ने किया। जी तो मेरे लिए आपने सही सवाल पूछा, प्रिय लेखक प्रेमचंद हैं, लेकिन उनमें जो क्वालिटी है वो मैंने ली, लेकिन रेणु लोकल, वो अपने पूर्णिया बिहार का, वहाँ की भाषा लाते हैं, तो कई बार समझ में नहीं आती, उसका अर्थ लिखना होता है। तो दोनों चाहिए हमको, वो भी चाहिए। तो मैथिली भाषा का उसमें वो है। मिला जुला मैथिली का, मगही मैथिली। वो सब चीज़ें। तो कहानी राजस्थान का, हिंदी का लेखक राजस्थानी का लोकल लाएगा, बम्बैया हिंदी बम्बैया लाएगा, और कानपुरिया तो कानपुरिया, हमारे कानपुरिया हिंदी अलग, और कानपुरिया तो बहुत फेमस है। और कानपुरिया हिंदी की बात ही अलग है। लखनऊ की अलग है, बनारस की अलग, भोजपुरी का टच है वहाँ पर। तो लेखक को अपना घर, अपने घर की भाषा, अपने घर का जो परिवेश है, वहाँ खाना पीने का है, वो लाना चाहिए, तो पता लगे कि ये राइटर यहाँ का है। राइटर चाहे वहाँ का ना भी हो, वहाँ की कहानी लाएगा और वो फिर विश्व में चली जाएगी। कालजयी साहित्य जिसको बोलते हैं, कालातीत हो जाता है वो, और कहीं भी वो जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं कुछ रचनाएं हैं, कुछ पुस्तक हैं जो अपने दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है प्रतिनिधि कहानियाँ। तो बलराम आप देख सकते हैं, तो इनकी ही ये रचना है, ये किताब है, और बहुत सुंदर ये किताब है, और इसके ऊपर जो बना है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बड़ी पेंटर हैं, अर्पणा कौर, पंजाबी की बहुत बड़ी लेखक। तो ये क्या बना है सर? इसका क्या मतलब है? ये क्या मतलब प्रतिनिधि कहानियाँ, तो इसमें इसके अंदर क्या है? इसमें मेरी चुनी हुई सिलेक्टेड स्टोरीज हैं, स्टोरीज हैं इसमें, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बहुत लंबी हैं। और ये प्रकाशक जो है, आधार प्रकाशन ये पंचकूला, हर चंडीगढ़ के पास में, वहाँ से। और ये है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका जो कवर पेज है। मुझे अट्टहास नाम का पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का होता है, जो हिंदी के बड़े बड़े लोगों को, मैंने मनोहर श्याम, तो इसीलिए इसका नाम है बलराम @360। वो एक कार्टून एक बनाया आगरा। है, बलराम तो अच्छा, ये आप हैं? हाँ, माफ करना यार, है ना, हाँ, ये जो आज किताब जिसकी है, बात ये आप चर्चा कर है, रहे जी, थे, जी। जिसमें आपने पहली प्रेम प्रसंग उसमें की लिखा है, बात आपने रखी है, और ये शीतल वाणी है ना, मेरे ऊपर विशेषांक निकला, विशेषांक निकला है मेरे ये। साहित्य पर बड़े क्या बड़े बात है। लोगों ने लिखा है इसमें। तो साहित्य की शीतलता और जीवन की जीवंतता का जो मंच है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मन नहीं कर रहा है बिल्कुल कि मैं इस कार्यक्रम को अंत करूं, और एक बड़ा एक सहजता है जो आपने बात कही कि जो एक साहित्यकार है वो अपनी जो रचना है वो आत्मा को छूता है, और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक व्यक्ति के हिसाब से मुझे लगता है एक जो एनर्जी है, एक बहुत पॉजिटिव एक वाइब्रेशन आपके इर्द गिर्द आप क्रिएट कर देते हैं। एक बिल्कुल एक सहज सरल कुछ करता अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप खुद वैसे हैं, तो वो एक क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है सर, ये हमारे ज़्यादातर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो देखते हैं। एकेडमिक स्तर पे इसको कंज्यूम किया जाएगा। व्यास दर्शन हमारे इस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है,
और इस कार्यक्रम का नाम है परिचय। तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, वो बिल्कुल आपसे परिचित आज हो गए मुझे होंगे। मालूम था कि ये बच्चों का है, तो मैंने बच्चों वाला बचपना अपना मैंने बता दिया कि ऐसे बच्चे करते हैं उल्टा जी, पुल्टा। और मगर इसमें उसके पिता ने जो रोल अदा किया, जी, आदर्श रोल ये कि जी। उसने देखा ये दोनों बच्चे अगर प्रेम में पड़ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे हैं, और हुँ, चिट्ठी पकड़ ली गई, बदनामी हो गई स्कूल कॉलेज में, हुँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, तो ये शर्त लगा के बेटी को कहा कि पढ़ाई कर, हुँ, मुझे कब पढ़ाई कर, फर्स्ट क्लास ला, तब शादी कर दूंगा। हुँ, उस हुँ। चक्कर में अपनी बेटी को बचा लिया, मुझे भी बचा दिया। कितने इंटेलिजेंट थे वो। और वाइस प्रिंसिपल था, जी, मुझे जी। निकाल देते कॉलेज। तो तो ये मनुष्य का दिव्य रूप जो हुँ, होता है, हुँ, वो लड़की थी दिव्य, हुँ, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छे बात करती थी। हुँ। लगता था इससे सुंदर लड़की, अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। लगता था मैं जान दे दूं इसके लिए। तो तो वो जान देने की जो बात होती है, हुँ, सब में होती है, बच्चों में सब में होती। कोई मिल जाए हुँ। उसके लिए तो जान दे सकता है कोई। मुझे लगता है ऐसे प्रेम का भी कोई उम्र नहीं होता, जी, जी। और जिसका मन बहुत साफ होता है, सरल होता है, वो व्यक्ति ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपनी मन की बात भी कह देते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो इस एपिसोड को आज देखेंगे, उनके लिए कोई आप 2-3 मंत्र बता दें कि जीवन में अगर सफल होना हो, सफलता का भी अलग-अलग परिभाषा हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये नहीं मानती कि एक मार्क्स के कागज़ का टुकड़ा सफलता का परिचय है। तो आपके हिसाब से सफल होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वो मेरी बात नहीं है। जी। और महाभारत में कृष्ण, हुँ, हुँ। कृष्ण मेरे आदर्श पात्र हैं। जी, अब मैं कृष्ण की जी, ठाकुर साहब की धरती पर जी, इस समय हूँ, जी, बैठा जी, हूँ, जी, वही मेरे आदर्श हैं। जी। और आप कृष्ण के कैरेक्टर को देखिए, हुँ, हुँ। कोई प्रतिज्ञा कर रहा कि अगर नहीं मार पाया दशरथ उसको, जयद्रथ को, तो आत्महत्या कर लूँगा, अग्नि में जल जाऊँगा। हुँ। वो कहते हैं कि ये मूर्खता क्यों करते हो? ये प्रतिज्ञाएँ जो हम कर लेते हैं, ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, हुँ, ऐसी प्रतिज्ञाएँ नहीं करनी चाहिए। हुँ, और कर भी ली, हुँ। तो बीच में तोड़ देनी चाहिए। हुँ, उसी में मर गए भीष्म पितामह, कि अपने पिता के लिए कि ब्रह्मचर्य, हुँ, ये करूँगा, वो करूँगा, अपनी जो वचन थे उसी के लिए जीवन भर मरे, नहीं करूँगा शादी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हुँ, हुआ क्या? महाभारत। हुँ। आप अगर बहुत बड़े आदमी थे, तो अपने बच्चों को मरवा कटवा क्यों डाला? आप खुद धनुष बाण लेके दूसरे पांडवों को मारने के लिए खड़े हुए। तो आपकी उस प्रतिज्ञा का क्या मतलब? हुँ, हुँ। उससे समाज को कोई लाभ नहीं। आपने अपने अहंकार में मैं पिता के लिए कर रहा हूँ, मैं, ये मैं किसी को कभी नहीं करना चाहिए। हुँ, समाज में हम रहते हैं, समाज के साथ जीते हैं, वक्त आता है तो हमें फैसले करने पड़ते हैं हुँ, हुँ, कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। हुँ, तो ये करना है तो वो हम तय करते हैं, फिर हमारा जीवन उससे चलता है। हुँ, और ये नहीं करना है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती कभी कभी। ये नहीं करेंगे नुकसान हो, वो नुकसान भी हमको झेलना होता है। तो कभी कभी मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञाएं, हुँ, जैसे हुँ, अर्जुन ने की, हुँ। और भीष्म पितामह ने की, तो वो सारे लोग कि ये नहीं किया तो ये कर देंगे, ये नहीं, नहीं करना चाहिए। जीवन है, बदलता है, बहता पानी। हुँ, जीवन तो पानी की तरह बह रहा है, हुँ, बदल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, आप बदल जाइए समय के साथ। हुँ। जी, नहीं बदलेंगे तो टूट जाएंगे, मर जाएंगे। जी, जी, चुनाव आपको करना कि ये करना, ये नहीं करना। जी, 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 तो उस पे उसकी कीमत भी चुकानी होती है। जी। करके मिलेगा कुछ और नहीं भी मिल सकता है, हुँ, ना करके खोना भी पड़ सकता है। हुँ, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा एक शब्द होता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो प्रतिज्ञा नहीं कि उसी में डूब के मर गए। जी, जी। तो जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, और बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिला मुझे, और बहुत कुछ जाना मैंने। और जैसा कि आपने कहा सबको कि दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञा, जिससे मन को कष्ट हो, दूसरों को कष्ट हो, और अहंकार और अहम जो कहते हैं, अहम और वहम, इससे हम वंचित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जीवन सरल होगा, सुखद होगा, समयानुकूल,
और जो परिस्थिति के हिसाब से हमें फैसले लेने चाहिए और जीवन को जितना हो सके सरल रखना चाहिए। कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, अनुभव हुआ। जी, तो इसी के साथ हम इस चर्चा को, इस परिचय कार्यक्रम को, हमारे साथ बलराम जी थे जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत-बहुत अच्छा लगा सर आप आए हमारे साथ स्टूडियो में। नमस्कार। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि इस कार्यक्रम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जो प्रश्न हैं आपके मन में वो भी आप निश्चित रूप से हमें पूछ सकते हैं। एंड डू गिव योर लव टू अस, टू गिव योर सपोर्ट टू अस, शेयर एंड like our content. With this we come to end of this very beautiful conversation with Mr. Balram. Thank you so much for watching and listening to us. Thank you. Namaskar.